हम भी बड़े दिल वाले। जो कुछ भी बना इस जिंदगी में, नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक की बड़ी खबरों के साथ आज हम हाजिर हैं। बॉलीवुड का सदाबहार कलाकार ऋषि कपूर सदा सदा के लिए कहीं दूर, बहुत दूर निकल चुका है। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने सुबह मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो पिछले 2 साल से कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन बुधवार शाम उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। बॉलीवुड के चिंटू के जाने से हर कोई स्तब्ध है, चाहे वो फिल्मी दुनिया का हो या फिर सियासी जगत का। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदना जताई है। मुंबई में उन्हें पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। सिर्फ 67 साल की ही तो उम्र थी बॉलीवुड के चिंटू की, लेकिन अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को सदा के लिए शून्य में छोड़कर दूसरी दुनिया के सफर पर निकल पड़ा ये सदाबहार कलाकार। सुनहरे पर्दे पर अभिनय के अनंत आकाश को छूने वाले ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर मुंबई के चंदनवाड़ी श्मशान घाट में पंचतत्व में विलीन हो गया। लॉकडाउन में वक्त का सितम देखिए कि अंतिम संस्कार में पंडित समेत 24 लोग ही शामिल हो पाए। बेटी रिद्धिमा दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंच पाई। सुबह 8:45 पर मुंबई के एक अस्पताल में ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली। साल 2018 में ऋषि कपूर कैंसर का इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कई महीनों तक वहां पर इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर 2019 में मुंबई लौट कर आए थे, लेकिन बुधवार शाम अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। वो अस्पताल में भर्ती भी हुए, लेकिन वहां से बाहर निकली तो उनके असमय निधन की खबर और उनका पार्थिव शरीर। बॉलीवुड का चमकता सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसकी सरगम ने अब खामोशी की चादर ओढ़ ली है। अब वो ना तो किसी को प्रेम रोक देगा और ना ही किसी से कहेगा कि ये वादा रहा। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कपूर ने 28 दिन पहले 2 अप्रैल को अपना आखिरी ट्वीट किया था और तभी से सोशल मीडिया पर इस चुप्पी को लेकर उनकी सेहत के बारे में शंका पैदा होने लगी थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि अदाकारी के एक युग का अंत इतनी जल्दी हो जाएगा। ऋषि कपूर के निधन से फिल्मी दुनिया से लेकर सियासी जगत में शोक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी मृत्यु पर संवेदना जताई है। सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में देश ने 2 महान अभिनेताओं इरफान खान और ऋषि कपूर को खो दिया है। दोनों कैंसर से जंग लड़ रहे थे और अफसोस दोनों ये जंग हार गए। बॉबी, कर्ज, अग्निपथ, दामिनी, चांदनी जैसी हिट फिल्मों से लोगों को दीवाना बना देने वाले ऋषि कपूर ने तो 102 नॉट आउट रहने का वायदा किया था, मगर ये अधूरा रह गया। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। होगा तुमसे प्यारा कौन? बेशक कोई नहीं। बॉलीवुड का लवर बॉय अचानक हमें छोड़कर चला गया। एक पल में रुपहले पर्दे का वो सबसे रोमांटिक चेहरा नजरों में घूमने लगा। अस्पताल में आखिरी पलों में भी वो सदाबहार मुस्कुराहट उनकी बरकरार रही। सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा ऋषि कपूर की कमी इस देश को खलती रहेगी। और अब लौटते हैं देश में कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की ओर, जहां आज 2 हौसला देने वाली खबर सामने आई हैं। पहले ये कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। कोरोना केस 2 गुना होने का समय अब बढ़कर 11 दिन हो गया है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की गति तेज हो गई है। अब तक कोरोना संक्रमित 25.19% लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक नजर डाल रहे हैं हम अब तक के आंकड़ों पर। देखिए, 33,610 केस अब तक देश भर में कोरोना के सामने निकल कर आए हैं। 1075 मरीजों की जान भी चली गई है। ये आंकड़े यकीनन परेशान करने वाले हैं।
और अब आज की 5 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई देश भर में क्या रही हैं, राज्यों की स्थिति इस वक्त क्या है, कैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जो काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं इस कोरोना के कारण। उनके बारे में एक एक करके विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। मैं चाहूंगी स्क्रीन पर हमें वो डेटा हमारे दर्शकों को दिखाया जाए जिसके जरिए हम अपने दर्शकों को बता सकें कि आखिर अब तक की स्थिति देश भर की क्या निकलकर सामने आई है। आपको डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का आंकड़ा हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें भारत में पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए केस के बढ़ने की औसत तादाद 1500 से ज्यादा रही है। वहीं दुनिया में 29 अप्रैल को ही 77,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक एक करके हम राज्यों के हिसाब से यहाँ पर देखिए आंकड़े दिखा रहे हैं अब आपको। कोरोना की स्थिति इस वक्त देश भर के अलग अलग राज्यों की क्या है। गुजरात का आंकड़ा आपके सामने है, 4082 मामले अब तक आए हैं सामने, 197 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में 3439 मामले सामने आए हैं, 56 लोगों की मौत दिल्ली में हो गई है। जबकि इसके अलावा मध्य प्रदेश का हम रुख करें, 2660 मामले एमपी से सामने आए हैं, 130 लोगों की जान अब तक मध्य प्रदेश में जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा परेशान होने वाली ये राज्य कोरोना के कारण जिनकी स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी भरी है। राजस्थान 2438 मामले, 51 लोगों की मौत राजस्थान में हुई है। जबकि सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, खासतौर से मुंबई के लिए जो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा, ये देखिए संक्रमित 9,915, महाराष्ट्र में 432 लोगों की जान गई है। अकेले सिर्फ महाराष्ट्र की हम बात करें, जबकि गुजरात में 4082 मामले सामने आए हैं, 192 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में 3439 मामले राजधानी दिल्ली के सामने आए हैं। राजस्थान 2438 संक्रमित, 51 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में 130 लोगों की जान गई है, 2660 वहां पर संक्रमितों का आंकड़ा। 2203 उत्तर प्रदेश में संक्रमित है, 39 लोगों की जान उत्तर प्रदेश में गई है। ये राज्यों के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि राज्यों में स्थिति इस वक्त क्या है कोरोना को लेकर। वहीं दुनिया की 5 बड़ी खबरें, स्थिति इस वक्त कैसे बनी हुई है 5 अलग अलग अगर देशों की बात करें। सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका, 10,64,819 मरीज सिर्फ अमेरिका में, 61,680 लोग दम तोड़ चुके हैं इस कोरोना के कारण। इटली में मरीजों की तादाद 2,03,591 है, 27,682 लोगों की जान गई है इटली में। इटली के बाद बारी आती है स्पेन की, 2,36,899 लोगों की लोग इस वक्त संक्रमित हैं स्पेन में, जबकि 24,275 मौतें हुई हैं स्पेन में। अमेरिका, इटली, स्पेन का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। फ्रांस 1,66,420 संक्रमित हैं, 24,087 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। जबकि ब्रिटेन में 1,65,221 मरीज संक्रमित हैं, 26,097 लोगों की मौत हुई है ब्रिटेन में। ये दुनिया की 5 बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए दरअसल हम ये जान सकते हैं, ये सबक ले सकते हैं कि दुनिया भर की स्थिति क्या है और वहां से कम बेहतर स्थिति में हिंदुस्तान जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसके साथ ही टेस्टिंग के आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और अब आपको दिखाते हैं डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का हमारे ये आंकड़ा। देखिए, कोरोना ट्रैकर है ये हमारा और इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी की स्थिति क्या है। भारत में तीसरे दिन औसत नए केस 1500 से ऊपर चले गए हैं। दोपहर 12 बजे तक का ये आंकड़ा आज का हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि ये आज का आंकड़ा है 77,488। दुनिया भर में सिर्फ आज ये मामले सामने आए हैं और यकीनन ये मामले दुनिया भर के परेशान करने वाले। हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुताबिक, जो विकसित देश हैं उनके मुताबिक इस वक्त बेहतर स्थिति में है, लेकिन और ज्यादा एहतियात बरतने की हमें जरूरत है, जिसकी कोशिशें केंद्र सरकार की ओर से और अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से की जा रही हैं। ये हिंदुस्तान की आज की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। कोरोना ट्रैकर के जरिए नए केस कितने सामने आए हैं, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है हिंदुस्तान में और दुनिया भर में। तो हमने आपको दिखाया कि इस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। 1500 तकरीबन नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जबकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरह से घुटनों के बल बैठे हुए हैं। कोरोना संक्रमण की तादाद जैसे बढ़ती भी चली जा रही है। वहीं कोरोना के आंकड़ों के बाद अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं एक हैरान परेशान करने वाली खबर। कानपुर में पुलिस टीम पर फिर से जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस की टीम कानपुर में एक कोरोना पीड़ित के परिवार को जांच के लिए ले जाने आई थी, लेकिन इलाके के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक पुलिस पर यूं ही हमला होता रहेगा। हिंदुस्तान कोरोना से युद्ध लड़ रहा है,
लेकिन इस महाजंग के बीच कानपुर से आई इन तस्वीरों ने हैरान परेशान कर दिया है। कानपुर में चमनगंज की गलियों में न सिर्फ पुलिस टीम पर हमला हुआ, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को न सिर्फ खदेड़ा, बल्कि पुलिस को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कानपुर के हॉटस्पॉट चमनगंज से अमन चैन के गायब होने के पीछे की वजह जानेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल कोरोना पॉजिटिव निकले एक नौजवान के परिजनों को आइसोलेशन के लिए लेने पहुंची थी पुलिस, लेकिन इलाके के लोगों को शायद ये रास नहीं आया। पहले जमकर पथराव किया, फिर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। देखिए कैसे दर्जनों लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं और कैसे पुलिस के पीछे ये लोग किसी उपद्रवी हुड़दंगी की तरह दौड़ रहे हैं। कानपुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस पर इन लोगों ने पथराव किया, पथराव के उस पर फिर वहाँ से करके चले गए। इनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है, अन्य और टीमें भेजी गई हैं। इनके जो शेष हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसे बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एपीडेमिक एक्ट के तहत इसमें एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों पर हमले से यूपी सरकार भी गुस्से में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की बात करते हुए महामारी एक्ट में भारी बदलाव की बात कही है। हमारे यहाँ बहुत सख्त कानून है, एनएसए भी हम लोग लगा रहे हैं जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं। तो और उसके बावजूद भी अगर कोई ये हमला कर रहा है तो ये मैं इसको कुत्सित मानसिकता ही कहूँगा। तो ये कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है और इस मानसिकता को भी धीरे धीरे हमको समाप्त करने की आवश्यकता है। एक और हैरान करने वाली कहानी आई है राजस्थान के धौलपुर से, जहां लॉकडाउन तोड़ रहे युवकों को टोकना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। दरअसल रास्ते में खड़े आधा दर्जन लड़कों को कांस्टेबल शिवचरण मीना ने घर जाने के लिए कहा, तो कानून मानने के बदले उन्होंने शिवचरण मीना को गोली मारी। लॉकडाउन के सामने 4-5 आदमी इकट्ठा होकर लग रहे थे भीड़ पे। मैंने उनसे हटाया था, मैं तो मर जाओ, लॉकडाउन का मैटर है। मैं पुलिस लाइन से दूर लेके आया था, उन्होंने मेरे सामने मोटरसाइकिल लगाई थी, पीछे आते उन्होंने कट्टा से मेरे साथ में फायर कर दिया था। मेरे हाथ में गोली लगी थी, वो गोली देने के बाद वो भाग गए थे 4-5 लोग। वाकई ये दोनों वाकया अचंभित करता है। हमारी आपकी सुरक्षा में पिछले कई दिनों से 24 घंटे डटे पुलिसकर्मियों पर हमला करने की सोच आखिर कहां से आ रही है? कैसे किसी के हाथ कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ उठ सकते हैं? ये वाकई शर्मनाक है। कानपुर से रंजय सिंह और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात गृह मंत्रालय के उस दिशा निर्देश की जिसके बाद से लॉकडाउन के दौरान फंसे लाखों मजदूरों, छात्रों और सैलानियों के लिए घर वापसी की कवायद शुरू हो गई है। खासकर बिहार में नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य सरकार ने नोडा अथॉरिटी को नियुक्त कर दिया है। हालांकि समस्या यह भी है कि लाखों मजदूरों को लाने के लिए बिहार सरकार के पास पर्याप्त बसों की कमी है। लिहाजा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। कोई पैदल ही अपने गृह राज्य की ओर निकल गया था तो कोई साइकिल ठेले में सवार होकर। मकसद था किसी भी तरीके से अपने घर, अपने गांव पहुंच जाएं। अब जबकि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे हजारों लाखों मजदूरों की घर वापसी का रास्ता खोल दिया है, तो सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहा है बिहार और बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूर। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद बिहार सरकार भी एक्शन में आ गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार से बाहर रहने वाले करीब 28 लाख मजदूर, छात्र छात्राएं और दूसरे लोगों ने बिहार के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है। हालांकि ये भी तय है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बिहार लाने के लिए सिर्फ बसों से काम नहीं चलेगा और जब तक ट्रेन की शुरुआत नहीं होती है इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लगने वाला है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से दूरस्थ स्थान है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार बिल्कुल गेयरअप है। हम लोगों ने जब बिहार बॉर्डर से उनको ब्लॉक में
क्वारंटीन सेंटर बनाया है, उनको जाके रहना पड़ेगा। जो मजदूर आ रहे हैं 14 दिन वहां पर, उनके खाने का, रहने का, और जो मैं आज सुबह तक पता कर रहा था तो 1.25 लाख मजदूर का रहने का इंतजाम हो गया है। आज शाम तक 2 लाख लोगों का रहने का इंतजाम ब्लॉक में हो जाएगा। बिहार आने वाले लोगों की घर वापसी के लिए नीतीश सरकार ने भी बाकायदा नियम कायदा बनाए हैं। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बिहार सरकार अपने बॉर्डर तक आए मजदूरों और दूसरे प्रवासियों को पहले ब्लॉक में बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन रखेगी, फिर घर जाने देगी। छात्र छात्राओं को उनके घर में होम क्वारंटीन किया जाएगा। चोरी छिपे बिहार आने वालों पर सरकार अब कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार के तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो लोग भी बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाएगी बिहार सरकार। मैं समझता हूँ देर से ही आया सही, लेकिन ये स्वागत योग्य पहल है। लेकिन अब जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इनको इस जमीन पे उतारना होगा और पूरी व्यवस्था करनी होगी संबंधित राज्यों से बात करके, ताकि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ये स्लोगन सिर्फ 5% लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो विपदा के इस क्षण में अपने घर जाना चाहते हैं। अप्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, पर्यटकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश तो जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नोडल ऑफिसर भी बना दिया गया है। लेकिन इतनी भारी तादाद में जो लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, उन सबको बिहार लाना क्या संभव है? सवाल यही है। हालांकि बाहर से बिहार आने वालों का आंकड़ा ही इतना बड़ा है कि केंद्र और राज्य सरकार की पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि सबको रजिस्टर करना, उनके स्वास्थ्य की जांच करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लाना आसान काम नहीं होगा। पटना से रोहित कुमार सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच देश के अलग अलग शहरों में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रोहतक, बड़वानी और नागौर में मजदूर घर वापसी की मांग के साथ विरोध पर उतर आए हैं। ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद उन्हें जल्द से जल्द उनके गृह राज्य भेजा जाए। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, बड़वानी, नागौर और रोहतक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मजदूरों का प्रदर्शन शहर शहर लगातार जारी है। अपने आप में परेशानी का सबब, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही इन मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या, एक तरफ लोग भारी तादाद में घर जाना चाहते हैं, वहीं दूसरे कई लोगों की ऐसी भी शिकायतें सामने आई हैं कि उन्हें दरअसल 2 दिन की रोटी का भी जुगाड़ कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से शहर शहर से अलग अलग इस तरह की तस्वीरें। वहीं अलग अलग राज्यों से मजदूरों की लौटने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन सूरत में बड़े पैमाने पर गांव जाने के लिए घरों से बाहर निकल गए हैं प्रवासी मजदूर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल बीजेपी सांसद CR पाटिल ने वीडियो जारी कर अपने अपने गांव जाने की बात कही थी, जबकि जिला कलेक्टर ने ऑडियो जारी कर कहा था कि सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा ही जा सकते हैं। इस असमंजस के बीच यूपी, बिहार, झारखंड सहित अनेक राज्यों के लोग सड़कों पर निकल आए और अब उन्हें वापस अपने राज्य भेजे जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कोरोना प्रभावित राज्यों का हाल क्या है। ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा जा पहुंची है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए मुंबई की स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। 9,915 कुल केस, कुल संक्रमित मामले। मुंबई में 6,644 पॉजिटिव मामले, जबकि गुजरात में 4,082 कुल बीमार सामने आए हैं कोरोना से संक्रमण के। अहमदाबाद में 2,700 से ज्यादा, अब गुजरात के अहमदाबाद में ये संक्रमित लोगों की बड़ी तादाद है। मध्य प्रदेश का इंदौर काफी ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश के लिए 1400 मामले सिर्फ इंदौर से, जबकि 2,561 कुल मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। जबकि जयपुर में 2,556 का कुल आंकड़ा है कुल बीमार, जबकि सिर्फ 900 संक्रमित जो बड़ा आंकड़ा है वो सिर्फ जयपुर शहर से ही सामने आए हैं राजस्थान के। और वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी, जहां से पूरी राजधानी और आसपास के इलाकों में सब्जी और फल की सप्लाई होती है, वहां कोरोना के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। आज आजादपुर मंडी में 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं। 9 दिनों में मरीजों की तादाद अब 15 हो गई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में वायरस का संक्रमण पांव पसारता नजर आ रहा है। 9 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 15 तक पहुंच गई है।
21 अप्रैल को आजादपुर मंडी के सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हुई। 25 अप्रैल को 6 कोरोना से संक्रमित हुए। 29 अप्रैल को 5 कोरोना पॉजिटिव केस निकले और आज 30 अप्रैल को 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में आज 4 और नए मामले जो हैं वो आजादपुर मंडी में आए हैं। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 15 मामले दिल्ली की आजादपुर मंडी में अब तक आ चुके हैं। लगातार सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अंदर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन किया जाए। संक्रमण की दहशत के बीच आजादपुर में तमाम एहतियात बरते जा रही हैं। ड्रोन से पुलिस मंडी पर नजर रख रही है। सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से हो रहा है। कारोबार का वक्त तय है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला कई बार टूटता भी दिखता है। मंडी में हम लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं मंडी के अंदर मास्क लोगों को दिया जा रहा है। मंडी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आजादपुर मंडी में वायरस का खौफ घर कर गया है। व्यापारी और मजदूर डरे हुए हैं। रही सही कसर हरियाणा बॉर्डर सील होने से पूरी हो गई। हरियाणा से सब्जियों की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। इस पाबंदी से लगभग 20 से 25% तक कारोबार पर और असर पड़ा है। दिल्ली में कुल मिलाकर 3439 केसेज अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 125 नए केस कल ऐड हुए हैं और टोटल कंटेनमेंट जोन 100 हैं अभी तक। कल कोई भी नया कंटेनमेंट जोन नया नहीं बढ़ा है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि देखिएगा नंबर्स में से काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। 1092 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3500 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है। 24 घंटे में 125 नए मामले सामने आए हैं। देश में हॉटस्पॉट जिले घट रही हैं, लेकिन राजधानी में इसकी संख्या 100 तक पहुंच गई है। लिहाजा अभी सावधान रहने की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए खुद पर पाबंदी लगाना ही अक्लमंदी है। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। उधर मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर देश के 4 बड़े शहर, इन चारों शहरों में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है। सभी हॉटस्पॉट की श्रेणी में है। चिंता की बात यह है कि लॉकडाउन के बावजूद हर रोज संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर, 4 बड़े राज्यों की बड़ी आबादी वाले 4 शहरों में कोरोना का वायरस थामे नहीं थम रहा। हर रोज संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीज 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 6,600 से आगे निकल गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज 4,000 से ज्यादा हैं। हॉटस्पॉट बने अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 2,700 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है। मुंबई में जहां पिछले 24 घंटे में 475 नए केस मिले हैं, वहीं अहमदाबाद में 137 नए मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंदौर और जयपुर में भी कोरोना मीटर पूरी रफ्तार से भाग रहा है। मध्य प्रदेश में 2,500 से ज्यादा मरीजों की पहचान कोरोना संक्रमित के तौर पर हुई है। अकेले इंदौर में अब तक 1,400 मरीज वायरस के शिकार हो गए हैं। राजस्थान की बात करें तो अब संक्रमण 2,500 लोगों तक फैल गया है। जयपुर में 900 मरीज अब तक कोरोना के प्रभाव में हैं। इन शहरों में संक्रमण फैलने की बड़ी वजहों में एक लॉकडाउन के बीच घरों से निकलना भी है। ऐसे में जयपुर में सरकार ने बहाना बनाने वाले लोगों के लिए नया उपाय निकाला है। राजस्थान में कोरोना के फिलहाल 30 से ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें से जयपुर में सबसे ज्यादा हैं। खास करके रामगंज और उसके आसपास के इलाकों में लोग जो है कर्फ्यू तोड़कर बाहर निकल रहे थे दवाई के नाम पर, डॉक्टर के नाम पर। सरकार ने अब तय किया है कि इस तरह से मोबाइल यूनिट घूमेगी, जिसमें डॉक्टर बैठे रहेंगे और मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में दवा दी जाएगी, ताकि कोई दवा के नाम पर घर से बाहर नहीं निकले। तमाम एहतियात के बावजूद चिंता की बात यह है कि कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि हर किसी को संक्रमण के चक्र को तोड़ने की कोशिश में शामिल होना पड़ेगा। वायरस को मात देने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन ही एकमात्र उपाय है। अहमदाबाद से गोपी घाघर, जयपुर से शरद कुमार, इंदौर से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक अच्छी खबर पंजाब के पटियाला से है।
12 अप्रैल को लॉकडाउन का पालन कराते और कर्फ्यू पास मांगने पर निहंगों के एक दल ने एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट दिया था। 18 दिन के इलाज के बाद आज वो अपने घर पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। जिले के आला अधिकारी घर के दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़े मिले। गजब का नजारा था। पुलिस बैंड धुन बजा रही थी, जिले के आला अफसर स्वागत के लिए खड़े थे। घर के आगे रेड कारपेट बिछाया गया था, पड़ोसी और घर वाले ताली बजा रहे थे। पुलिस बैंड की धुन माहौल में जोश भर रही थी। ये तस्वीर पटियाला की है। पुलिस के आला अफसर दरोगा हरजीत सिंह के घर के बाहर उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। 17 दिन इलाज कराने के बाद एसआई हरजीत सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिली। जब वो घर पहुंचे तो साथियों और अफसरों ने कभी ना भूलने वाला यादगार तोहफा दिया। अब आपको याद दिला दें कि हरजीत सिंह कौन है। दरअसल 12 अप्रैल को लॉकडाउन का पालन कराते वक्त एसआई हरजीत सिंह पर तलवारों से हमला किया गया था। इस हमले में उनकी हथेली कट गई थी, लेकिन घायल होने के बावजूद वो हमलावर निहंगों से भिड़ गए थे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉल कर हरजीत की बहादुरी की तारीफ की थी और आज ठीक होकर लौटने पर पूरा महकमा स्वागत के लिए पहुंचा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र से ये खबर है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दाखिल की है, जिस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने जांच की पूरी डिटेल्स भी उद्धव सरकार से मांगी है। अब इस पूरे मामले में उद्धव सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। हाई कोर्ट की ओर से मांगा गया है पूरा का पूरा जवाब इस पूरे मामले पर। आपको बता दें, 2 साधुओं और एक ड्राइवर समेत कुल 3 लोगों की हत्या का मामला पालघर से सामने आया था, जहां पर भीड़ ने उस दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इन साधुओं की हत्या की गई थी। इसी पूरे मामले पर अब उद्धव सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।